नमस्कार मित्रों, चलिए आज नए अध्याय में प्रवेश करते हैं। आज का टॉपिक होगा नागरिकता या सिटीजनशिप। नागरिकता या सिटीजनशिप करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। देखो, नागरिकता क्या होती है, ठीक है। आधुनिक नागरिकता की जो अवधारणा है उसका विकास कहां से हुआ है और भारतीय संविधान में नागरिकता हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता से संबंधित समस्त नागरिकता के टॉपिक पे तो देखो, नागरिकता जो है प्राचीन काल में, देखिए प्राचीन काल में भी लोग राज्य हुआ करते थे। उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था चलती थी। लोग उस राजतंत्र में भी जो है किसी ना किसी ग्रुप के सदस्य होते थे। उनका राज्य के प्रति या राजा के प्रति जो है निष्ठा हुआ करती थी और उस निष्ठा के प्रतिफल के रूप में जो राजा था वो अपनी जनता की सुरक्षा और उसके विकास के लिए कार्य करता था। जैसे आपने देखा होगा कि मौर्य काल में आप देख लीजिए, अशोक की बात अगर कर ली जाए तो अशोक ने कई सारे वेलफेयर के काम किए थे, जनता को सुविधाएं दी थी कई प्रकार की। तो और जनता जो है अपने राजा में निष्ठा रखती थी, तो वो भी एक संबंध था। उसे भी आप कह सकते थे कि किसी ग्रुप की सदस्यता ले लेता था व्यक्ति, और उस ग्रुप की सदस्यता लेने के बाद अगर हम जो है मेजॉरिटी मान लें, अगर किसी राज्य को मेजॉरिटी मान ले तो उसकी जो सदस्यता ग्रहण कर लेता है और उस सदस्यता ग्रहण करने पर उसके कुछ कर्तव्य निर्धारित हो जाते हैं। उस कर्तव्यों को पूरा करता है और उसके प्रतिफल के रूप में राज्य उसे संरक्षण और पोषण प्रदान करता है। ये जो पूरी व्यवस्था होती है ये नागरिकता कहलाती है, ठीक है। तो आधुनिक विचारधारा का प्रवेश वो हुआ था जब राजशाही निरंकुशता बढ़ने लगी और मानवीय अधिकारों या कहें मूल अधिकारों का क्षरण होने लगा। तो कई सारे आंदोलन, कई सारी क्रांतियां हुई जिससे नागरिकों के अधिकार में बढ़ोतरी हुई। तो देखा यह गया कि ब्रिटेन में 1689 में 1689 में बिल ऑफ राइट लाया गया, जिसमें राजा के अधिकारों को कम करके संसद के अधिकारों को बढ़ाया गया। संसद के अधिकारों के बढ़ने के साथ साथ ही ये देखा गया कि संसद के जो सदस्य चुन के आएंगे वो जनता द्वारा चुन के आएंगे, यानी जनता का प्रतिनिधि शासन हो जाएगा। यानी जनता जो है अब जो है अपने जो प्रशासक हैं या अपना जो मुखिया है उसका निर्वाचन करने लगेगी। इस वजह से जनता के अधिकार में वृद्धि होगी, ठीक है बच्चों, ये इतना समझ में आ गया होगा। तो हुआ क्या कि जो 1689 का बिल ऑफ राइट्स था और जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, इसमें जो है नागरिक और नागरिकता की विचारधारा, आधुनिक विचारधारा का समावेश किया। उसमें क्या हुआ कि उसमें ये बताया गया, ये मांग की गई कि हम जो है अपने शासक को खुद चुनेंगे, अपने कार्यों का निर्धारण करेंगे और उस निर्धारण के साथ साथ ही अगर मैं किसी राज्य में निष्ठा रखता हूं या हम किसी राष्ट्र में निष्ठा रखते हैं तो उसके प्रतिफल के रूप में राष्ट्र द्वारा हमें पोषण और संरक्षण की गारंटी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। यही बात कुछ विचारकों ने भी कही थी। अरस्तु की अगर बात कर लें तो अरस्तु ने कहा राज्य के कार्यों, अधिकारियों और मुखिया के चुनाव में भाग लेने की जो प्रक्रिया होती है वो नागरिकता होती है, और जो भाग ले रहा होता है वो नागरिक होता है। यानी नागरिक कौन होगा? जो राज्य के कार्यों का निर्धारण करवाए, मतलब कार्यों जो विचारपूर्ण कार्य हो उसमें वो प्रतिभाग कर रहा हो, या उसके अधिकारियों और मुखिया जो प्रशासन चलाएंगे, जो निर्धारित करेंगे कि प्रशासन कैसा चलना चाहिए, उसके निर्वाचन में या चुनाव में वो भाग लेगा, ऐसा व्यक्ति नागरिक होगा और ये प्रक्रिया नागरिकता कहलाएगी। इसी तरह एक बैटल महोदय थे। बैटल महोदय ने कहा समाज या राज्य का सदस्य हो,
पहली चीज जो ग्रुप हो ना, अगर कोई नागरिक है तो जो राष्ट्र है या जो ग्रुप है उसकी सबसे पहली बैटल महोदय ने कहा कि उसका सदस्य होना चाहिए, और सदस्य होने के बाद जो समाज या राज्य कार्य निर्धारित करे उस कार्य से उस नागरिक को या उस व्यक्ति को बद्ध होना चाहिए। और जब वो उससे बद्ध हो तो राज्य उसको एक चीज की गारंटी दे कि वो सभी नागरिकों को समान समझेगा, मतलब उसको समानता का अधिकार देगा। अगर ये पूरी प्रक्रियाएं होती हैं तो ऐसा व्यक्ति उस समाज का नागरिक होगा और ऐसी प्रक्रिया नागरिकता कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ये इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी कि आधुनिक, अगर नागरिकता के आधुनिक विचारधारा की बात की जाए तो 1689 के बिल ऑफ राइट्स जो ब्रिटेन में आया था, और साथ ही साथ 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसने जो है आधुनिक नागरिकता के आधुनिक विचारधारा का बीजारोपण किया। अरस्तु ने क्या कहा नागरिकता के विषय में? नागरिकता के विषय में और नागरिक के विषय में अरस्तु ने कहा कि व्यक्ति समाज के कार्यों, अधिकारियों और मुखिया के चुनाव में भाग लेने वाला होना चाहिए। अगर व्यक्ति इन कार्यों में भाग ले रहा है तो वो नागरिक है और ये भाग लेने की प्रक्रिया नागरिकता कहलाएगी। बैटल महोदय ने नागरिकता के बारे में कहा कि समाज और राज्य का वो से सदस्य होना चाहिए। समाज, समूह, कुछ भी कह लीजिए आप, अगर उसको आप अपने राष्ट्र को समाज मानते हैं या अपने राष्ट्र को समूह मानते हैं, अपने राष्ट्र को राष्ट्र मानते हैं या राज्य मानते हैं, तो उसमें आपकी सदस्यता होनी चाहिए। पहली चीज आपकी सदस्यता होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि जो समाज ने जो कार्य निर्धारित किया है उससे आपको बद्ध होना चाहिए। मतलब अगर उसने आपको कहा कि राष्ट्र धर्म प्रमुख होगा तो आपको भी मानना होगा कि आपका राष्ट्र धर्म आपके लिए सबसे प्रमुख चीज है। ठीक है, इसी तरह अगली बात बैटल महोदय कहते हैं कि अगर आप अपने उन कर्मों से बद्ध हैं जो राज्य ने निर्धारित किया है तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो आपको समानता का अधिकार दे, संरक्षण का अधिकार दे, पोषण का अधिकार दे। अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो आप उस समाज के नागरिक या उस राज्य के नागरिक कहलाएंगे और ये व्यवस्था नागरिकता कहलाएगी। इतना तो समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब एक बात सोचिए कि किसी क्षेत्र में आप नागरिकता का निर्धारण कैसे करेंगे कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। अगर आप किसी राष्ट्र में जाते हैं, किसी समाज में जाते हैं, किसी समूह में जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि वहां पे कुछ लोग बाहरी आए होंगे, कुछ लोग उस जगह को देखने आए होंगे, कुछ रिश्तेदार, मतलब जैसे मान लीजिए किसी घर की आप सदस्यता की बात करते हैं, घर में आप जाएंगे तो देखेंगे कुछ काम करने वाले लोग आए होंगे, कुछ बाहर से आए होंगे आपका घर देखने के लिए कि भाई चलो देखें कैसा है, गांव देखें आपका कैसा है। कुछ लोग आए होंगे जो आपके घर के इर्द गिर्द भिक्षा उक्षा मांग के अपनी पूर्ति कर रहे होंगे कि खाना पीना मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप राष्ट्र के बारे में सोचिए तो राष्ट्र क्षेत्रों में 3 प्रकार के लोग मुख्यतः निवासी दिखाई पड़ते हैं। 3 प्रकार के लोग आपको निवास करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। एक तो वो होगा जो उसका सदस्य होगा, जैसे आपका घर है तो आप हैं, आपका सदस्य ही होगा यानी नागरिक होगा। ठीक है, केवल नागरिक होगा। ठीक, नागरिक होगा। दूसरी चीज, आपके मेहमान आए होंगे, तो यानी वो विदेशी होंगे। ठीक है, विदेशी होंगे। विदेशी कैसे हो सकते हैं? या तो वो मित्र विदेशी होंगे या तो शत्रु विदेशी होंगे। ठीक है, शत्रु राष्ट्र से आए हुए विदेशी होंगे या तो मित्र राष्ट्र से आए हुए विदेशी होंगे। जो मित्र राष्ट्र से विदेशी आए होंगे वो वीजा और पासपोर्ट के थ्रू आए होंगे, और जो शत्रु राष्ट्र के विदेशी आए होंगे वो अपने देश में अनुकूल परिस्थितियां ना होने के कारण यहां पर शरण लेने के लिए आ गए होंगे। जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में शरण लेने हेतु आए, क्योंकि वहां पर उनके लिए उनके जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित ना होने के कारण वो शरण लेने के लिए भारत आ गए। यूएनएचआरसी ये कहता है कि लगभग विश्व में 2.5 करोड़ के लगभग इस समय शरणार्थी उपस्थित हैं। एक व्यवस्था और भी होती है
कुछ ऐसे लोग भी दिखाई पड़ेंगे देश में जो किसी देश के नागरिक नहीं होते। ये कैसी व्यवस्था हो सकती है? देखिए, भारतीय संविधान या भारतीय जो भारत में नागरिकता की व्यवस्था है उसमें यह कहा गया है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ऐसे दंपत्ति से उत्पन्न संतान भारत का नागरिक होगा। अब एक व्यवस्था आप सोचिए, एक स्थिति के बारे में आप सोचिए। एक स्थिति ऐसी होती है कि एक शरणार्थी महिला आती है जो बांग्लादेश से आती है और भारत में एक शरणार्थी नहीं कह लिया जाए, एक घुसपैठिया महिला आती है जो बांग्लादेश से या किसी देश से आती है और भारत में किसी पुरुष से विवाह कर लेती है। विवाह करने के उपरांत तो उसे एक संतान की प्राप्ति होती है। ठीक बच्चों, अगर वो संतान, अब उसको संतान प्राप्ति हो गई, अब उसके नागरिकता के विषय में सोचिए। भारत में तो ये व्यवस्था है कि पति या पत्नी में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसमें एक चीज जोड़ा गया है, जोड़ा यह गया है कि दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। महिला तो जो है घुसपैठ के माध्यम से आई थी, इसका मतलब वो अवैध प्रवासी हो गई। अब वो जो संतान है या जो बच्चा है उसकी नागरिकता क्या होगी? उसकी नागरिकता ना भारत की होगी, ना वो जिस देश से आई है महिला उस देश की होगी। अब वो बच्चा बिना नागरिकता के हो जाएगा, यानी बिना राज्य के हो जाएगा, वो राज्य विहीन हो जाएगा। बच्चों, राज्य विहीन के बारे में यूएनएचआरसी कहता है कि लगभग विश्व में 1.5 करोड़ लोग राज्य विहीन हैं। ऐसे लोग जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है। मैंने एक आपको उदाहरण दे दिया है कि कैसे लोग राज्य विहीन होंगे। जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता ना हो उन्हें राज्य विहीन लोग कहा जाएगा। तो देखने में क्या मिला कि किसी क्षेत्र में 3 तरह के लोग निवास करते हैं, या तो नागरिक होगा, या तो विदेशी होगा, या तो राज्य विहीन होगा। जो विदेशी होगा इसमें 2 तरह के लोग होंगे, एक या तो आपके मित्र राष्ट्र से आया होगा या तो आपके शत्रु राष्ट्र से आया होगा। मित्र राष्ट्र से आया होगा तो वो वीजा और पासपोर्ट के थ्रू आया होगा, और शत्रु राष्ट्र से आया होगा तो वो शरणार्थी के रूप में आया होगा। अब देखो, नागरिकता मिलने पे नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान में कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 15 की बात कर ली जाए कि वंश, जन्म, मूल स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में कहा जाता है अवसर की समानता दी जाएगी। आर्टिकल 29 स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 29 और 30 मिली हुई है नागरिकों को जो शिक्षा और संस्कृति को बचाने हेतु चुनाव मतदान करने और अपने प्रतिनिधि चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दी जाती है। ये सारी स्वतंत्रता का एंजॉय केवल नागरिक कर सकता है, विदेशियों को यह स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है। यानी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30 और चुनाव में मतदान करने और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि नागरिकता की आधुनिक विचारधारा क्या है, नागरिकता क्या होती है, नागरिकता किसी क्षेत्र में कितने तरह के लोग निवास करते हैं, राज्य विहीन लोग कौन होते हैं, विदेशी कौन होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहली बात जो जानने योग्य है कि भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी कि यहां पर हमने ब्रिटेन की तरह पद्धति अपनाई है। हमारे यहां एकल नागरिकता होगी, अमेरिका की तरह हम दोहरी नागरिकता नहीं रखते हैं। एकल नागरिकता का मतलब यह है कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करते हो, किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, आप केवल भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 2 में
अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य भारतीय लोगों के नागरिकता के विषय में प्रावधान किए गए हैं। 5 से लेकर 11 के मध्य कुल 7 अनुच्छेद आते हैं, गिन लीजिएगा। कुल 7 अनुच्छेदों के मध्य भारतीय संविधान में नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यहां पर याद रखने वाली एक बात यह है कि इन आर्टिकलों के मध्य 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है उनके मध्य केवल उन्हीं लोगों के लिए नागरिकता की व्यवस्था की गई है जो स्वतंत्रता के समय भारत में रह रहे थे या तुरंत बाद बसने वाले थे। उन लोगों की व्यवस्था, उन लोगों के नागरिकता की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जन्म लेने वाले या उसके बाद आने वालों के लिए नागरिकता की व्यवस्था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया गया है, जिसका डिस्कशन मैं अगली क्लास में करूंगा कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वो क्या क्या व्यवस्थाएं देता है और किन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो स्वतंत्रता के तुरंत पहले यहाँ पे निवासी थे या यहाँ के नागरिक बन चुके थे या तुरंत बाद नागरिकता प्राप्त करने वाले थे। इनके विषय में चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। इससे इतर नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था संसद द्वारा विधि बनाकर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत की गई है। यह बात याद रखिएगा। चलिए हम आते हैं अब आर्टिकल 5 पर। अनुच्छेद 5 देखो, पहले तो हम अपने लोगों की बात करेंगे ना, जो यहाँ पे हैं उनकी बात करेंगे, फिर जो यहाँ आएंगे उनकी बात करेंगे, फिर यहाँ से जो लोग चले जाएंगे फिर आएंगे उनकी बात करेंगे। ये तीनों अनुच्छेदों की बात करेंगे, फिर हम विदेशियों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। भारत और पाकिस्तान 2 राज्य हो गए थे, 2 राष्ट्र का निर्माण हो गया था। आप ये जानते होंगे, भारत विभाजन के उपरांत 2 राष्ट्रों का निर्माण हो गया था। जो लोग यहां रह गए थे उनके नागरिकता की बात आर्टिकल 5 में कही गई है। क्या कही गई है? भारत में रह रहा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कब? उसके लिए 3 कंडीशन बनाई गई। उसका जन्म हुआ हो भारत में, पहली चीज उसका जन्म हुआ हो भारत में, दूसरी चीज उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म हुआ हो भारत में, और तीसरी चीज संविधान लागू होने के यानी 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेता है वो भारत का नागरिक हो जाता है। तो आर्टिकल 5 में क्या किया गया? जब भारत आजाद हुआ, भारत का विभाजन हो गया, तो जो लोग यहाँ पे रह गए थे उनके लिए आर्टिकल 5 बनाया गया। आर्टिकल 5 में कहा गया कि भारत में रह रहा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कब? जब उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 5 क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 6 पर आते हैं। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं। अभी तक तो जो अनुच्छेद 5 था भारत में जो लोग रह रहे थे उनकी बात कर रहा था। अब विभाजन के बाद कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आए, ठीक है, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, तो उनके विषय में जो बात की गई है, उनके नागरिकता के विषय में बात आर्टिकल 6 के अंतर्गत की गई है। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आया व्यक्ति तभी भारत का नागरिक होगा। कब? कह रहा है पाकिस्तान से भारत आया हुआ व्यक्ति तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक अविभाजित भारत में जन्मा हो तथा निम्न में से, अविभाजित भारत में तो जन्म लिया हो, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से अविभाजित भारत में जन्म कोई लिया हो। अविभाजित भारत की बात, अविभाजित भारत में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्या था अविभाजित भारत? तो अविभाजित भारत वही है जो 1935 का जो अधिनियम आया था ना, उसमें जिस भारत के बारे में बात की गई थी उसी को अविभाजित भारत कहा गया है। ठीक है बच्चों, अविभाजित भारत में जन्म लिया हो, ठीक है, ये तो है। इसके साथ में 2 कंडीशनें थी।
एक तो वो 19 जुलाई 1948 के पूर्व से सामान्य निवासी हो गया हो तो वो भारत के नागरिक बनने योग्य हो जाएगा, या फिर अगर ऐसा ना हुआ हो 19 जुलाई 1948 के मान लीजिए उसके बाद कोई आया हो तो वो जो है अपने पंजीकरण के लिए आवेदन दे दे, तब भी वो भारत के नागरिक बनने योग्य समझा जाएगा या माना जाएगा। इसको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूं मैं। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए ना, उनके विषय में कहा गया, उनके विषय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया कि उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत 1935 का भारत में जन्म लिया हो और साथ साथ में 2 कंडीशनों में से एक कंडीशन वो फुलफिल करता हो। ये पहली कंडीशन क्या थी कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व वो भारत में आके बस चुका हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर दे तो वो मान लिया जाएगा कि नागरिक है। अब यहाँ पे एक डेट आपको दिखाई दे रही होगी 19 जुलाई 1948। ये कौन सा सगुफा है बताता हूं। ये क्या था कि भारत से पाकिस्तान जाने के लिए और पाकिस्तान से भारत आने के लिए परमिट व्यवस्था बनाई गई थी, और ये परमिट व्यवस्था ना इसी डेट को 19 जुलाई 1948 को लागू हुई थी। इसी परमिट व्यवस्था जो 19 जुलाई 1948 को लागू हुई, इसी वजह से इस डेट को एक मानक मान लिया गया कि इसके पूर्व अगर आप सामान्य निवासी हो गए हैं तो आप नागरिक बनने योग्य हैं। इसके बाद अगर आप आए हैं, परमिट लेकर आप भारत में आए हैं, तो आप पंजीकरण द्वारा आवेदन कर दीजिए और आपको भारत के नागरिक बनने योग्य समझ लिया जाएगा। अब एक कंडीशन और सोचिए कि भारत में एक व्यक्ति रह रहा था, वो पाकिस्तान गया कि भाई हम तो पाकिस्तान जाएंगे, हम तो वहीं रहेंगे, वो हमारा राष्ट्र है। लेकिन वहां गया तो उसने देखा कि यार भारत में ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, यहाँ पे तो बड़ा लूज घसोट हो रहा है। वो फिर पाकिस्तान से भारत आ गया। अब उसके नागरिकता के लिए क्या किया जाए, उसके भी नागरिकता की व्यवस्था भारतीय संविधान कर देता है, क्योंकि हम लोग बड़े लिबरल थे, हम लोग तो बहुत लिबरल थे। हम लोगों ने तुरंत नागरिकता की व्यवस्था की कि भाई ऐसे लोगों के लिए भी कर दीजिए व्यवस्था। क्या व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 7 में ऐसे लोगों की व्यवस्था की गई। कैसे लोगों की अनुच्छेद 7 में व्यवस्था कर दी? वे लोग जो 1 मार्च 1947, एक डेट और याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत वापस आ गए, ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि वह नागरिक पंजीकरण हेतु आवेदन दे दे। तो इसमें भी 2 कंडीशनें रखी गई कि पंजीकरण हेतु आवेदन दे दीजिए और जिस तारीख को आप आवेदन देते हैं उसी तारीख से आप सामान्यतः 6 माह तक निवास कीजिए और निरंतर निवास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। यहां पे अनुच्छेद 7 जो है उन लोगों की बात करता है जो भारत से पाकिस्तान तो गए लेकिन पाकिस्तान से पुनः भारत लौट आए, उन लोगों की बात करता है। उसमें भी वो उनकी नागरिकता के लिए भी 2 कंडीशन रख देता है। एक तो आप आइए, आने के बाद आप आवेदन दे दीजिए कि हमें यहाँ का नागरिक बनना है, और जिस डेट को आप आवेदन दे रहे हैं उस डेट से लगातार 6 माह के लिए यहाँ के सामान्य निवासी आप रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको भारतीय नागरिकता के योग्य समझ लिया जाएगा। 3 तरह की कंडीशनें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। पहली जो भारत में रह रहे लोग हैं, दूसरे जो पाकिस्तान से भारत आए लोग हैं, और तीसरे वो जो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः वापस लौट आए। ऐसी 3 कंडीशनें 5, 6 और 7 के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब भारतीय संविधान का उन लोगों के नागरिकता की व्यवस्था करता है, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हो और विदेश में रहते हो। भारतीय मूल का मतलब क्या है कि उनमें उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा माता पिता, पितामही, पितामहा और मातामही, मातामहा, वही दादा दादी नाना नानी में से कोई एक अविभाजित भारत मैंने आपको पहले भी बताया, अविभाजित भारत 1935 के अधिनियम में वर्णित भारत माना जाएगा। अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, और दूसरी चीज ये कि वो जो है वहां जिस देश में वो रह रहा है वहां स्थित भारतीय दूतावास में अपनी नागरिकता पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करे। ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने योग्य माना जाएगा। 8वां अनुच्छेद क्या कहता है? 8वां अनुच्छेद भारत के बाहर निवास करने वाले यानी विदेश में निवास करने वाले भारतीय मूल के कौन? जिनके माता पिता या मातामही, पितामही
माता पितामहा मातामहा में से कोई एक, यानी दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भारतीय अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और उसने पंजीकरण हेतु आवेदन दे दिया हो। ठीक है, 8 तक डिस्कस हो गया। अब 9वें आर्टिकल 9 ये कहता है, देखो भारत में ये एकल नागरिकता को पुष्टि करने वाला एक अनुच्छेद ये भी है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। ऐसा किसमें कहा गया है? आर्टिकल 9 में। याद रखिएगा, आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 आपको आपके नागरिकता के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने वाला है। यह कहता है कि नागरिकों के नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, संसद विधि द्वारा ही इसका विनिमयन कर सकती है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। इसका नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। तो नागरिकता के अधिकार बने रहने की बात कौन सा का अनुच्छेद करता है? यह अनुच्छेद 10 करता है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। और अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी भारतीय नागरिकता बने रहने की सुरक्षा अनुच्छेद 10 प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट अनुच्छेद की, भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकता संबंधी आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनिमयन कर सकती है। यानी अगर उसको नागरिकता में कोई बढ़ोतरी करनी है या नागरिकता किसी को प्रदान करना है तो वो विधि बनाकर संसद ऐसी व्यवस्था कर सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया था, जिसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस पे आपके क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाएंगे लास्ट में जब नागरिकता समाप्त होगी, तो इसमें मेंस के क्वेश्चन और प्री के क्वेश्चन पे एक डिस्कशन क्लास बना दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।